तो स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो जो हमारी यूनिट है 17, यूनिट है 7 और चैप्टर है 15 और चैप्टर का नेम है समूहीबद्ध पद्धतों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुकोणीय चित्र कहा जाता है। क्वेश्चन ने कहा बहुकोणीय चित्र कहा जाता है। बहुकोणीय चित्र किसे कहा जाता है? तो बहुकोणीय चित्र कहते हैं आवर्ती बहुभुज को। तो ऑप्शन बी सही है। अब ये देखेंगे कि आवर्ती बहुभुज होता क्या है। आवर्ती बहुभुज वह रेखा चित्र है जो आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदुओं का सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आवर्ती बहुभुज वह रेखा चित्र होता है जो आयत चित्र के प्रत्येक आयत शीर्ष के मध्य बिंदु से मिलकर बनाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? आवर्ती बहुभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्तों के आलेखीय निरूपण का लाभ कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ने कहा प्रदत्तों के आलेखीय निरूपण का लाभ कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा लाभ प्रदत्तों के आलेखीय निरूपण का नहीं है? वो है वास्तविक मूल्यों का प्रदर्शन। वास्तविक मूल्यों का प्रदर्शन प्रदत्तों के आलेखीय निरूपण का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलेखीय निरूपण से लाभ है। अब हमें ये बताना है आलेखीय निरूपण से लाभ है क्या हमें। तो आलेखीय निरूपण से क्या लाभ होता है? आलेखीय निरूपण से हमें सारे के सारे लाभ प्राप्त होते हैं, यानी कि आकर्षण शक्ति होती है, तुलनात्मक अध्ययन में सरलता होती है, प्रदत्तों का संक्षिप्त रूप होता है। यानी ये तीनों के तीनों किसके? आलेखीय निरूपण के लाभ हैं। तो इसका क्या है? आलेखीय निरूपण से जो लाभ है वो सारे के सारे हमें आलेखीय निरूपण से लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आवर्ती बहुभुज को बहुकोणीय चित्र किसने कहा है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्ती बहुभुज को बहुकोणीय चित्र किसने कहा है। तो ये कहा है गैरेट ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही है। गैरेट ने बोला है कि आवर्ती बहुभुज बहुकोणीय चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्ती बहुभुज एक ऐसा रेखा चित्र होता है जिसे आवर्तियों का प्रदर्शन कितनी रेखाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ने कहा आवर्तीय बहुभुज एक ऐसा रेखा चित्र होता है जिससे आवर्तियों का प्रदर्शन कितनी रेखाओं द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका प्रदर्शन कितनी रेखाओं के द्वारा करते हैं। तो इसका प्रदर्शन करते हैं अनेक रेखाओं के द्वारा किया जाता है, या 1, 2, 3 किसी भी इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अनेक रेखाओं के द्वारा इसका प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती बहुभुज आवर्ती का आलेखीय निरूपण है जो कि रेखाओं की श्रृंखला द्वारा किया जाता है। यह कथन है। अब क्वेश्चन ने कहा आवर्ती बहुभुज आवर्ती का आलेखीय निरूपण है जो कि रेखाओं की श्रृंखला द्वारा किया जाता है। यह कथन है। अब हमसे फिर से क्वेश्चन ने पूछा है कि यह कथन किसका है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है जेम्स ट्रेवर ने बोला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने बोला है? जेम्स ट्रेवर ने बोला है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैंट चार्ट का दूसरा नाम है। मतलब क्वेश्चन ने कहा है गैंट चार्ट का दूसरा नाम क्या है। तो गैंट चार्ट का दूसरा नाम क्या है? नियंत्रण चार्ट। गैंट चार्ट को हम नियंत्रण चार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका ये सेकंड नेम है। और ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजाइव वक्र खींचा जाता है। ओजाइव वक्र किसके द्वारा खींचा जाता है? तो किसके द्वारा खींचते हैं?
संचयी आवर्ती वितरण के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। ओजाइव चर वक्र है जो किसके द्वारा खींचते हैं, संचयी आवर्ती वितरण के द्वारा ओजाइव वितरण को मतलब वक्र को खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षण प्राप्तकों या अन्य मापनों के एक समूह को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राफों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन है। अब यह कथन किसका है, क्वेश्चन ने हमसे फिर से वही बात की कि यह कथन किसका है। अब परीक्षण प्राप्तकों या अन्य मापनों के एक समूह को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राफों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन किसका है। तो यह किसने बोला है, मैनुअल ने बोला है। यह कथन किसने दिया है, किसने बोला है, मैनुअल ने बोला है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विमीय चित्र नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है एक विमीय चित्र नहीं है, कौन सा एक विमीय चित्र, एक विमीय चित्र कौन सा नहीं है। तो आयत चित्र विमीय चित्र नहीं है। आयत चित्र जो है वो हमारा विमीय चित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आलेखीय चित्रण का उद्देश्य है। अब यहाँ पे हमें बताना है आलेखीय चित्रण का उद्देश्य क्या है। तो आलेखीय चित्रण का उद्देश्य होता है कि सारे के सारे जो ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड हैं वो सारे आलेखीय चित्रण के उद्देश्य हैं। हम ये देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है संख्यात्मक पद्धतों का प्रदर्शन करना। सेकंड ऑप्शन है समरक का घटक अंशों में विभाजन करना। थर्ड ऑप्शन है समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना। तो ऑप्शन डी सही है और तीनों की तीनों जो है वो आलेखीय चित्रण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्विविमीय चित्र बनाते समय हमें मतलब किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, हमें यहाँ ये बताना है द्विविमीय चित्र बनाते समय किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। ऑप्शन तो हमारा सही है ए तथा बी दोनों पर। अब देखते हैं ए और बी ऑप्शन क्या है। केवल ऊंचाई पर ध्यान देते हैं, केवल चौड़ाई पर ध्यान देते हैं। तो हमें द्विविमीय चित्र बनाते टाइम पे ऊंचाई पर भी ध्यान देना है और चौड़ाई पर भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र की सीमा है। अब रेखा चित्र की सीमा है वो कितनी होती है, कितनी रेखा चित्र की सीमा क्या है। तो रेखा चित्र की जो सीमा होती है वो ऑप्शन तो हमारा डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी रेखा चित्र की सीमाएं हैं। अब पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। शुद्ध स्थिति का ज्ञान नहीं है। सेकंड है रेखा चित्र पैमाने पर ही बनाए जाते हैं। थर्ड है पैमाने के बदले पर रेखा चित्र का अर्थ परिवर्तित है। तो ऑप्शन डी सही है। तीनों की तीनों जो है रेखा चित्र की सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र की विशेषता है। अब पहले हमसे सीमा पूछा था, अब पूछा है रेखा चित्र की विशेषता है। तो रेखा चित्र की विशेषता क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी रेखा चित्र की विशेषता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कोई ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष वाई अक्ष से बड़ी होना। ऑप्शन बी है एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चरों का प्रदर्शन होना। ऑप्शन सी है रेखा चित्र का नामांकन आवश्यक है। ये तीनों की तीनों क्या है, रेखा चित्र की विशेषता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों का अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह परिभाषा दी है। ठीक है। अब हमसे फिर से वही क्वेश्चन किया गया है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है सिम्पसन एवं काफ्का ने। सिम्पसन एवं काफ्का ने एक परिभाषा दी है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र का महत्व है। अब यहाँ पूछा है रेखा चित्र का महत्व क्या है। पहले सीमा पूछी थी, उसकी विशेषता पूछी, अब पूछी है रेखा चित्र की
महत्व। तो रेखा चित्र का महत्व क्या है? रेखा चित्र का जो महत्व है वो है रेखा चित्र की प्रकृति को समझना आसान है, यानी कि जो उसकी नेचर होता है रेखा चित्र का उसको समझना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्रों द्वारा समकों की प्रस्तुति की विधि के जन्मदाता हैं। अब समकों की प्रस्तुति की जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता हैं विलियम प्लेफेयर। तो इसके जन्मदाता हैं विलियम प्लेफेयर। किसके? चित्रों द्वारा समकों की प्रस्तुति के जन्मदाता जो है वो विलियम प्लेफेयर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। आगे से हम 16 से कंटिन्यू करते हैं। तो 16 चैप्टर है हमारा सामान्य वितरण एवं टी परीक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन ने कहा सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कहा है अब्राहम डी मोवरे ने। अब्राहम डी मोवरे ने इसका प्रतिपादन किया है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संभावना वक्र में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापनों का मूल्य होता है। जो सामान्य संभावना वक्र जो होता है उसमें तीनों प्रवृत्ति के तीनों मापनों का क्या मूल होता है? तो तीनों मापनों का मूल होता है बराबर मूल्य होता है तीनों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र में नॉट इक्वल्स टू के बराबर कितने प्रतिशत इकाइयां आती हैं? तो कितने प्रतिशत इकाइयां आती हैं उसमें आती हैं हमारी 27% इकाइयां आ जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घंटाकार आकृति सामान्य संभावना वक्र या साधारण रूप से सामान्य वक्र कहलाती है, यह कथन है। अब यहाँ पर भी हमसे पूछा है यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैरेट का है। यह कथन ऑप्शन ए सही है। किसने बोला? गैरेट ने बोला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा आवर्ती का वक्र जो कि घंटी के आकार का होता है सामान्य वक्र या सामान्य वितरण कहलाता है, यह कथन है। अब फिर से हमसे वही बात की गई है कि यह कथन किसका है, तो अब हमें फिर से यह बताएंगे। तो यह कथन है फर्ग्यूसन का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र की विशेषता है। अब पूछा है हमसे सामान्य संभावना वक्र है उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन तो डी यहाँ हमारा सही है। उपरोक्त तो सभी उसकी विशेषता है। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है। यदि वक्र के मध्य में लंब डाला जाए तो वक्र को दो भागों में बांट देता है। ठीक है। दूसरी है इसमें मध्यमान मध्याक तथा बहुलाक का मान समान होता है। तीसरी है इसमें विकृतता गुणांक का मान 0 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों जो है उसकी सामान्य संभावना वक्र की विशेषता है। ऑप्शन डी इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभाविता वक्र का आवर्ती बहुलांक का मान आवर्तियों का होता है। तो आवर्तियों का होता है, कितने प्रतिशत आवर्तियों का होता है यही बताना है। तो कितने प्रतिशत आवर्तियों थे? 39.89%। जब कितने परसेंट आवर्तियाँ होती हैं उसमें 39.89% आवर्तियाँ उसमें होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभावना का प्रमेय है। अब यहाँ हमसे पूछा है संभावना का जो प्रमेय है वो क्या है। तो संभावना का प्रमेय ऑप्शन सी सही है। ए एवं बी दोनों संभावना के प्रमेय हैं। तो क्या कौन कौन से होते हैं? योगफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय, दोनों के दोनों संभावना के प्रमेय हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंट होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर ये 10 नहीं 11 होगा। ठीक है, ये 11 है। तो क्वेश्चन है हमारा, लगभग कितना परसेंट वक्र क्षेत्र माध्य में से धन या ऋण का मानक विचलन की सीमा से आता है। कितना परसेंट मानक विचलन की सीमा से आता है, ये हमें यहाँ बताना है। तो कितना परसेंट आता है? 68% वितरण, 68% मानक विचलन सीमा में मानक विचलन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र में विषमता गुणांक का मान होता है। अब क्वेश्चन ने पूछा है सामान्य संभावना वक्र में विषमता गुणांक का मान क्या होता है। तो उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है 0। उसका मान होता है, तो ऑप्शन ए, उसका मान 0 होता है। ऑप्शन ए इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसामान्य से विचलन है। अब क्वेश्चन ने कहा है प्रसामान्य से विचलन है, तो क्या उसका विचलन किससे है? उसका विचलन है ए एवं बी दोनों से। ऑप्शन सी इसलिए सही है, ए एवं बी दोनों से उसका विचलन है। अब देखते हैं ए एवं बी ऑप्शन क्या है? विकृत वितरण से, और वितरण में कुकुदत्ता से उसका विचलन है। तो ऑप्शन ए बी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानक प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर का माध्य हमेशा। अब यहाँ पे मानक प्राप्तांक यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर का मीन हमेशा कैसा होता है? तो उसका मीन हमेशा कैसा होता है? उसका मीन होता है 0 होता है। उसका मीन हमेशा 0 होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुकुदत्ता कहते हैं। कुकुदत्ता किसे कहते हैं ये बताना है हमें। तो कुकुदत्ता जो हमें ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं किस किस को कुकुदत्ता कहते हैं। जब वक्र की सामान्य ऊंचाई एवं चौड़ाई ना हो, मतलब जो वक्र है हमारा उसकी ऊंचाई सामान्य ना हो और ऊंचाई और जो चौड़ाई है उसका वो सामान्य ना हो। सेकंड है जब वक्र चपटा हो, जो हमारा वक्र उसको वो कैसा देखने में, मतलब वो जो वक्र है वो चपटा होगा, तो उसे कुकुदत्ता कहेंगे। जब वक्र शिखरीय हो, जो वक्र है हमारा वो शिखरीय होगा, तो उसको भी कुकुदत्ता बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है? कुकुदत्ता। इन तीनों को हम कुकुदत्ता बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुकुदत्ता के मापन का सूत्र है। अब कुकुदत्ता का जो मापन है उसका सूत्र क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो कुकुदत्ता मापन का सूत्र है, ऑप्शन ए सही है, KU इजिकल्स टू Q/P90 - P10। तो ये किसका सूत्र है? कुकुदत्ता का ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुकुदत्ता का प्रकार है। अब पहले हमसे सूत्र पूछा, अब इसका प्रकार पूछा है। पहले पूछा था सबसे पहले हमसे कुकुदत्ता क्या है, अब पूछा है कुकुदत्ता किसे कहते हैं, अब पूछा कुकुदत्ता का प्रकार है। फिर सूत्र पूछा, अब इसका प्रकार पूछा है। तो अब हमें बताना है इसका प्रकार क्या होता है। इसका प्रकार होता है ये जो लेप्टोकोर्टिक, प्लेटोकोर्टिक और मेसोकोर्टिक, ये सारे के सारे जो हैं वो कुकुदत्ता के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है हमारा, बहुविकल्प एकांशों में एक सही उत्तर होता है तथा बाकी अन्य उत्तर सही उत्तर से मिलता है, मिलता जुलता उत्तर होता है। ऐसे मिलते जुलते उत्तरों को कहा जाता है। मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होता है। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो बाकी से आंसर से मिलते जुलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसको क्या बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं आसेधक बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें राइट ऑप्शन पता भी होता है तब भी हम क्या करते हैं, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम राइट ऑप्शन पता होते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गलत पर टिक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र की आवर्ती होती है। अब सामान्य संभावना वक्र जो होते हैं उसकी आवर्ती क्या होती है, उसकी आवर्ती होती है घटाकर उसकी आवर्ती होती है, उसकी आवर्ती जो होगी वो हमेशा घटाकर होगी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन किया है। अब पूछा है हमसे सामान्य संभावना वक्र जो है उसका प्रतिपादन किया किसने, तो इसका प्रतिपादन किया है अब्राहम डी मोवरे ने। ऑप्शन डी सही होगा। अब्राहम डी मोवरे ने इसका प्रतिपादन किया, यानी कि इसको बनाया है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र के गुणांक का मान होता है। अब हमें यह बताना है सामान्य संभावना वक्र है जिसका गुणांक क्या होता है, उसका गुणांक होता है 0.263। उसका गुणांक जो होगा वो 0.263 होगा, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संभावना वक्र के सिरे कभी एक्स अक्ष को नहीं करते हैं। अब एक्स अक्ष को क्या नहीं करते हैं, एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि वो उसको छुएंगे नहीं, कभी भी टच नहीं करेंगे, एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। प्रसामान्य वक्र की आकृति होती है। अब हमसे पूछा प्रसामान्य वक्र जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति घटाकर होती है। ऑप्शन ए सही है। उसकी आकृति कैसी होती है, घटाकर उसकी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य संभावना वक्र की विशेषता नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है कौन सी सामान्य संभावना वक्र की विशेषता नहीं है, तो है सामान्य संभावना वक्र की आवर्ती घटाकर नहीं होती है। हमने अभी पढ़ा था सामान्य संभावना वक्र की आवर्ती जो होती है वो घटाकर होती है, पर इसमें हमसे कहा गया है कि उसकी आवर्ती घटाकर नहीं होती, तो ये हमारा ये इसकी वक्र की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य संभावना वक्र की उपयोगिता से संबंधित है। मतलब सामान्य संभावना वक्र की उपयोगिता से कौन सा कथन संबंधित है, तो इस ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी इसकी उपयोगिता से संबंधित है। अब पढ़ लेते हैं कौन कौन सी। दी गई सीमाओं के मध्य प्राप्तकों का प्रतिशत ज्ञात करना, सामान्य वितरणों में विभिन्न प्रतिशतों के मध्य के प्राप्तकों की सीमाएं ज्ञात करना, और थर्ड है हमारा दो अतिव्यापी वितरणों की तुलना करना। तो ये तीनों जो है वो किसकी उपयोगिता है, सामान्य संभावना वक्र की उपयोगिता है। ऑप्शन डी इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य वक्र का विस्तार होता है। अब सामान्य वक्र का जो विस्तार है वो होता है किससे होता है, ए तथा बी दोनों से। ए तथा बी क्या है, -30 से +30 का, और
बी है 60 से, तो ए तथा बी इसका सही होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी टेस्ट से संबंधित नहीं है। और हमसे पूछा इनमें से कौन सा कथन टी टेस्ट से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, प्रतिदर्श का आकार 30 इकाइयों से अधिक होना चाहिए, मतलब 30 इकाइयों से अधिक होना चाहिए। जो प्रतिदर्श होता है उसका आकार 30 इकाइयों से अधिक होना चाहिए, तो ये किसका टी टेस्ट से संबंधित कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी टेस्ट का प्रयोग होता है, टी टेस्ट का प्रयोग क्यों होता है, मतलब इसका प्रयोग होता है 30 से कम प्रतिदर्श पर और 30 से ज़्यादा प्रतिदर्श पर, दोनों पर इसका प्रयोग होता है। तो ए तथा बी दोनों इसके सही ऑप्शन, तो इसलिए सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी परीक्षण का सूत्र है। अब हमसे पूछा है टी परीक्षण का जो सूत्र है वो क्या है, तो इसका जो सूत्र है ऑप्शन डी सही है, m1 माइनस m2 अपॉन अंडरस्कोर सॉरी नहीं सर, वो अभी स्टॉप की थी, वो स्टॉप भी नहीं हुई। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। आई होप आप, हाँ सर यहीं से फिर से बना दे रहे हैं हम।